श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजियावास सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल अपन ने कक्षा 12वीं की जो सामान्य हिंदी की कक्षा अपन ने ली थी, अनिवार्य हिंदी, जिसमें अपन ने भाषा जो है इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि हिंदी भाषा का उद्भव है वो किस प्रकार से हुआ। इनको है जो अपन ने विस्तार से कल की क्लास में अपन ने पढ़ा है। आज अपन ये पढ़ेंगे कि जो भाषा के विविध रूप है, जैसे राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मानक भाषा है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये चीज़ें जो है वो आज अपन इस कक्षा में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजभाषा की। मित्रों, सबसे पहली बात ये आती है कि राजभाषा कहते किसे हैं। राजभाषा कहते हैं संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें सरकारी कामकाज किए जाते हो, वो भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। यानी अपन परिभाषा लिखें तो ये हो सकती है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी काम काज की भाषा। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को अपन क्या कहते हैं? राजभाषा। यानी वह भाषा जिसमें या जिसको संविधान ने ये निर्देश दिया है कि जो भारत संघ के जितने भी जो सरकारी काम है वो किस भाषा में किए जाएंगे, उसके लिए जो संविधान ने निश्चित भाषा की है उसी को अपन क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। और इसका जो पूरा वर्णन है राजभाषा से संबंधित वो अनुच्छेद 343 से लगा करके और 351 तक है। इस पर भी अपन है जो एक एक अनुच्छेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि राजभाषा किसे कहते हैं? संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, यानी वह भाषा जिसमें सरकार के जो सरकारी कार्यालय है और उस कार्यालय में जो भाषा उपयोग में ली जाती है उस भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। अब मित्रों, आपको पता होगा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो संविधान निर्मात्री सभा ने जब अपने भारत का संविधान बन रहा था, तैयार हो रहा था, उस समय संविधान निर्मात्री सभा के सामने ये समस्या आई कि भारत की जो राजभाषा है वो किस भाषा को स्वीकार किया जाए। क्योंकि मित्रों, आप इस बात को जानते हैं कि भारत है वो विविधता में एकता वाला देश है। भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी केरल से कन्याकुमारी तक और उधर गुजरात से लेकर के असम, अरुणाचल प्रदेश तक विविध भाषाएं और विविध बोलियां चलती है। अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां प्रचलित है। तो संविधान निर्माताओं के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि किस भाषा को है जो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। तर्क वितर्क के बाद में, चिंतन और मनन के बाद में हमारे संविधान वेताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को है जो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में क्या किया? स्वीकार किया। भारत की राजभाषा है जो स्वीकार किया। लेकिन मित्रों, इन्होंने
14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन आज तक है जो हिंदी पूर्ण रूप से भारत की राजभाषा क्यों नहीं बन पा रही, या सरकारी कामकाज जो पूर्ण रूप से हिंदी में क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उनसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अपन लोग है जो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। ये जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को है जो हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। इसी कारण 14 सितंबर को है जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मित्रों, अपना संविधान जो है हमारे देश का वो 26 जनवरी 1950 को है जो ये व्यवस्थित रूप से लागू हो गया। हालांकि इसको अंगीकार तो 26 नवंबर 1949 में कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान जब है जो व्यवस्थित रूप से लागू हुआ। ठीक है। अब यहाँ इन्होंने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक बात साथ में जोड़ दी गई कि जब तक हिंदी है वो पूरे भारत की एक भाषा के रूप में जब तक मान्यता प्राप्त नहीं करे, तब तक संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक हिंदी के साथ साथ में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। ये बात है जो संविधान निर्माताओं ने या उन लोगों ने जोड़ दी कि भाई राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से 15 वर्ष तक जो है वो हिंदी के साथ साथ में जो शासकीय काम है, जो सरकारी कामकाज है, वो अंग्रेजी में भी होंगे। लेकिन मित्रों, अब ये जो 15 वर्ष है आपके, ये तो आपके 26 जनवरी 1965 को पूरे हो गए। लेकिन अब आप विडंबना देखिए कि आज भी अंग्रेजी है वो हिंदी के साथ साथ में सरकारी कामकाज की भाषा बनी हुई है। तो जैसे ही यह समय पूरा हुआ तो उस समय में, क्योंकि मित्रों आप जानते हो जो ये हिंदी है अपनी, ये संपूर्ण भारत में आज भी नहीं बोली जाती है, केवल उत्तर भारत के अंदर, और वो भी 10 मोस्टली राज्य है जो है जहाँ पर है जो हिंदी को व्यवस्थित रूप से बोला जाता है। दक्षिण भारत में या तो अपनी स्थानीय भाषाएं चलती है या है जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। तो उन राजनीतिक दबाव की वजह से इनको है जो समय समय पर आगे बढ़ाते रहे, और उसी का परिणाम है कि आज भी है जो अंग्रेजी इस प्रकार से चल रही है। अभी आपने देख लिया, अपन ने देखा कि राजभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है, इनको कब स्वीकृत की गई, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी को है जो शुरुआत में किस प्रकार से 15 वर्ष के लिए रखा गया। ये चीज़ें हैं जो अपन ने देखी। अब मित्रों अपन देखेंगे कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? यानी हमारे संविधान में संविधान वेताओं ने हिंदी को है जो लेकर के किस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं की है, वो चीज़ अपन देखते हैं। तो संविधान का जो भाग 17 है, उस भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में राजभाषा से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। तो उसमें एक एक अनुच्छेद के बारे में अपन है जो विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 343, इसमें यह कहा गया है
कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। है ना मित्रों, संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि भारत की राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। है ना, अपन जो ये लिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि है, ठीक है। और लिपि क्या होती है ये अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब आपका अनुच्छेद है वो 344 में राजभाषा आयोग का वर्णन है। किसका वर्णन है? राजभाषा आयोग। यानी जो राष्ट्रपति है वो समय समय पर क्या करेगा, राजभाषा आयोग का गठन करेगा, और राजभाषा आयोग जो है वो भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार के सुझाव देंगे। तो जो पहला राजभाषा आयोग का जो गठन है वो बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन है जो किया गया था, और इन्होंने है जो 19 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। उसके बाद में अनुच्छेद आपका 345, 346 और 347 में, ये जो तीन अनुच्छेद है, इन तीनों अनुच्छेदों में प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में बात की गई है। अब मित्रों, प्रादेशिक भाषा यानी जैसे अपने संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है, ठीक उसी प्रकार से जो राज्य हैं वो भी अपनी अपनी राजभाषा घोषित कर सकते हैं। ये इस बात का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 345, 346 और 347 में कहा गया है कि भाई किस प्रकार से राज्य है वो अपनी राजभाषा घोषित कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं अगर बात करूं तो लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जहां की राजभाषा हिंदी है। उनके अलावा जो राज्य है वो वहां पर या तो वहां की स्थानीय जो भाषा है उनको राजभाषा घोषित कर रखा है, या फिर है जो अंग्रेजी को राजभाषा घोषित कर रखा है। तो अपना राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, बिहार है, ये जो राज्य हिमाचल है, दिल्ली है, यहाँ पर है जो राजभाषा कौन सी है, प्रादेशिक भाषा के रूप में हिंदी है। उनके अलावा जो राज्य है, जैसे अपन बात करें अगर पंजाब की तो पंजाब में पंजाबी है, अगर अपन बात करें आंध्र प्रदेश की तो वहाँ तेलुगु है, अगर अपन बात करें कर्नाटक की तो वहाँ है जो कन्नड़ है, अगर अपन बात करें बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पर बांग्ला जो है उसको राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो वहाँ का जो मोस्टली काम है वो या तो वहाँ की स्थानीय भाषा में होता है या फिर है जो अंग्रेजी में होता है। तो ये 3 अनुच्छेद थे। अब उन मित्रों बात करें अनुच्छेद 348, तो इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और
विधानमंडलों की भाषा के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, विधानमंडलों की भाषा में की भाषा क्या होगी, इनके बारे में जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 348 में किया गया है। उसके बाद में 349 जो है वो इस राजभाषा को किस प्रकार से या कौन कौन सी विधियों के द्वारा क्या क्या हो सकता है, इनके बारे में वर्णन है। फिर आता है अनुच्छेद आपके 350। 350 में यह है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए जो उनको उनकी मातृभाषा में या उनको खुद की भाषा में शिक्षा का किस प्रकार से अधिकार है, उनका वर्णन 350 के अंदर किया गया है। और जो आपके 351 है, इसमें संघ सरकार के हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उनके क्या कर्तव्य है, उनका है जो वर्णन किया गया है। हिंदी को बढ़ावा देने के संघ सरकार के क्या कर्तव्य है, इनके बारे में बात की गई है। तो मित्रों अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से संविधान का जो भाग 17 पढ़ रहे हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं कि हिंदी की संवैधानिक क्या स्थिति है। उसमें अपन ये देख रहे हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक में है जो राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 343 ये कहता है कि भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद में अनुच्छेद 344 ये कहता है कि राजभाषा आयोग जो है, राष्ट्रपति है, वो समय समय पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा और वो राजभाषा में सुधार के लिए है जो अपने सुझाव देंगे। उसके बाद 345, 346 और 347 में प्रादेशिक भाषाएं, यानी प्रत्येक जो राज्य है वो अपने खुद की अपने प्रदेश की राजभाषा घोषित कर सकते हैं। तो उनमें वो हिंदी को भी कर सकते हैं, अपनी स्थानीय भाषा को भी कर सकते हैं, उनके साथ साथ में वो अंग्रेजी को भी कर सकते हैं। और किस राज्य में क्या स्थिति ये भी अपन ने पढ़ा। उसके बाद उनसे 348 में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद है, विधानमंडल है, उनकी भाषा के बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है, 348 में। फिर 349 में ये कहा गया है कि भाई प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा, या इनके बारे में है जो वर्णन किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ सरकार जो है वो राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए या हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उनके क्या कर्तव्य होंगे, इनके बारे में है जो बात की गई है। तो इस प्रकार से हिंदी जो हमारी राजभाषा है, राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा की संविधान में क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें हैं जो अपन ने इस के माध्यम से देखने की कोशिश की है। अब अपन राजभाषा के बाद में बात करेंगे राष्ट्रभाषा की। किसकी बात करेंगे, राष्ट्रभाषा। मित्रों अभी अपन ने पढ़ा कि राजभाषा क्या होती है, राजभाषा किसे कहते हैं, और अब अपन देखेंगे राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। मित्रों राजभाषा तो वह भाषा है जो संविधान ने जिसको स्वीकृति दी है कि सरकारी कामकाज उस भाषा में संपन्न किए जाएंगे। लेकिन राष्ट्रभाषा जो आपकी है इनका संविधान से कोई संबंध नहीं है, संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं कि किसी देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा या किसी देश या उस देश की, सीधा लिख दें, देश की बहुसंख्यक जनसंख्या
द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा आपकी क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। यानी देश की बहुसंख्यक जनसंख्या द्वारा, ये देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा कौन सी भाषा कहलाएगी? आपकी राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अब अपन देखें तो स्वाभाविक रूप से भारत में जो सबसे ज़्यादा भूभाग पर या सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है या समझी जाती है, तो वो भाषा कौन सी है? वो भाषा हिंदी है मित्रों। जो उत्तर भारत में लगभग ज़्यादातर राज्यों में, और वो भी बड़े बड़े राज्य जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, इन राज्यों में हिंदी पूर्ण रूप से बोली जाती है, समझी जाती है। इनके साथ साथ में और ऐसे राज्य जैसे गुजरात वगैरह जो है, वहाँ पर भी है जो हिंदी को बोला और समझा जाता है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न निर्विवाद रूप से भारत की जो राष्ट्रभाषा है, वो राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो अपन ने ये चीज़ समझी कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, यानी वह भाषा जो उस देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली और समझी जाती हो, उस भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। अब राष्ट्रभाषा, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता रहती है, या अपन किसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं? तो राष्ट्रभाषा के लिए सबसे पहली शर्त तो यह है कि देश के विस्तृत भूभाग पर, विस्तृत भूभाग पर है जो उपयोग में आती हो। विस्तृत भूभाग पर क्या होता है इसका? ये बोली जाती हो, समझी जाती हो। उसके अलावा सरल एवं व्यवस्थित व्याकरणों, सरल एवं व्यवस्थित व्याकरणों। इसके अलावा इनका पर्याप्त शब्द भंडार हो, प्रचुर साहित्य की रचना हुई हो, यानी उस भाषा में प्रचुर रूप से क्या की गई हो? साहित्य की रचना की गई हो। तो ये कुछ बातें होती। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनके आधार पर किसी भाषा को है जो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, और ये है जो अपने देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो। ठीक है, अपने आत्म गौरव अस्मिता से जुड़ी हुई भाषा हो, तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन मित्रों ये चीज़ कहना चाहूँगा, हालांकि अपनी हिंदी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि अपने ही देश में आज हिंदी किस प्रकार से उपेक्षित है। अब हिंदी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने एक हिंदी साहित्य में नाम पढ़ा होगा, देवकीनंदन खत्री। मित्रों, देवकीनंदन खत्री वो शख्स है जिन्होंने, जब वो हिंदी में उपन्यास लिखने उन्होंने प्रारंभ किए, तो जो अहिंदी भाषी लोग थे उन्होंने देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी को सीखना प्रारंभ कर दिया। तो अगर आपके मन में भी ये ललक है कि हमारी मातृभाषा जो हिंदी है वो संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले, तो उसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक व्यक्ति को देवकीनंदन खत्री बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसे साहित्य का सृजन करना पड़ेगा ताकि जो अहिंदी भाषी लोग हैं वो आपके साहित्य को पढ़ने के लिए, उस साहित्य का आनंद लेने के लिए हिंदी को सीखें। तो ये है जो आपसे अपेक्षा रहेगी निश्चित रूप से। उसके बाद में
दूसरी एक चीज आती है संपर्क भाषा। कौन सी भाषा मित्रों? संपर्क भाषा। अब संपर्क भाषा किसे कहते हैं? मैं एक उदाहरण के द्वारा बता दूं आपको। यानी कोई दो व्यक्ति जो अलग अलग भाषा बोलते हो, जैसे आप एक व्यक्ति है जो यहाँ हिंदी बोलता है, दूसरा व्यक्ति जो यहाँ है वो मान लीजिए आपके मराठी मान लीजिए बोलता है, या जैसे तेलुगु बोलता है, तेलुगु बोलता है। अब ये व्यक्ति हिंदी बोलता है, ये व्यक्ति तेलुगु बोलता है। अब हिंदी वाला तेलुगु नहीं जानता, तेलुगु वाला हिंदी नहीं जानता, तो ये दोनों ही आपस में संपर्क करने के लिए किसी तीसरी भाषा का है जो सहारा लेंगे, जिसको ये भी समझ सकता है और ये भी समझ सकता है। तो यहाँ ये अंग्रेजी ऐसी भाषा हो सकती है कि अंग्रेजी को तेलुगु वाला भी समझता है और अंग्रेजी को आपके हिंदी वाला भी समझता है। तो यहाँ पर है जो अंग्रेजी को क्या कहा जाएगा मित्रों? संपर्क भाषा कहा जाएगा। समझ में आ रही होगी बात आपको? यानी दो विभिन्न भाषा भाषी जो व्यक्ति है वो आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए जब किसी तीसरी भाषा का मतलब उपयोग करते हैं तो उस भाषा को क्या कहा जाता है? संपर्क भाषा कहा जाता है। उसके बाद में है आपके मानक भाषा। मित्रों आप ये भी जानते हैं, देखते हैं, करो टाइम हुआ। देखिए मित्रों क्या होता है कि प्रत्येक भाषा के विभिन्न जो क्षेत्रीय रूप होते हैं, ठीक है ना, इन क्षेत्रीय रूपों में थोड़ी सी भाषा में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। लेकिन मानक का मतलब स्टैंडर्ड जिसको सब मानते हैं, तो उनमें से किसी एक भाषा को क्या माना जाता है? मानक भाषा माना जाता है, स्टैंडर्ड भाषा माना जाता है। तो अपने हिंदी की बात करें तो हिंदी की विभिन्न उपभाषाएं और बोलियां जैसे अवधी है, बघेली है, ब्रज भाषा है, ठीक है, कन्नौजी है। तो यह सारी हिंदी परिवार की भाषा तो है ही, लेकिन अगर मानक हिंदी की अपन बात करें जिनको है जो वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, तो वो आपकी कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली हिंदी। जो आपकी ये खड़ी बोली हिंदी है यही मानक हिंदी है। आज जो भी पत्र पत्रिकाएं हो, भले पुस्तकें हो, या जो अपन पढ़ रहे हैं, वो अपनी कौन सी भाषा है? खड़ी बोली भाषा, खड़ी बोली हिंदी है। और इसी खड़ी बोली हिंदी को क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। यानी इसको है जो व्यवस्थित रूप से बिल्कुल स्वीकार किया गया है। इन क्षेत्रीय रूपों को मान्यता नहीं देते हुए खड़ी बोली जो हिंदी है, और जो संविधान में भी जो उपयोग किया गया है या जो प्रयोग करने की बात की गई है, वो इस खड़ी बोली हिंदी की बात की गई है। अब मित्रों एक लास्ट टॉपिक आज की कक्षा का अपन लेंगे, वो है बोली और भाषा में अंतर। बोली और भाषा का अंतर। मित्रों बोली और भाषा में क्या अंतर है? ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा। बिल्कुल बारीक सा अंतर है। इनके बीच में एक सीमा रेखा जो खींचना वैसे कोई बिल्कुल आसान तो नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे अंतर है जिनकी वजह से अपन ये तय कर सकते हैं कि कौन सी तो बोली है और कौन सी भाषा है। मित्रों जो भाषा होगी उसका जो भूभाग होगा वो क्या होगा? विस्तृत होगा। जबकि जो बोली है वो क्या होगी? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी। इसका क्षेत्र कैसा होगा? सीमित क्षेत्र होगा। ठीक है। उसके अलावा क्या होगा?
इसमें है जो प्रचुर साहित्य की रचना की गई हो, क्या की गई हो, प्रचुर मात्रा में साहित्य। अब बोली में क्या होगा, या तो साहित्य का अभाव होगा, साहित्य का अभाव होगा, या जैसे कुछ लोक साहित्य जिसको आप कह सकते हो, इसमें केवल या तो साहित्य का बोली में अभाव होगा, या अगर कुछ साहित्य लिखा भी गया होगा तो वो कौन कैसा होगा, लोक प्रचलित साहित्य होगा। तीसरी बात है, इसका है जो व्याकरण एवं शब्द भंडार है वो है जो समृद्ध होगा, जबकि इसकी है जो कोई व्याकरण व्यवस्थित नहीं होती है। इसके अलावा ये जो मुख्य मुख्य बातें थी, मतलब ये विस्तृत भूभाग में बोली जाएगी। प्रचुर मात्रा में यहाँ साहित्य लिखा गया होगा, व्याकरण जो है इसकी नियमबद्ध व्याकरण होती है, जबकि बोली की है जो कोई निश्चित व्यवस्थित व्याकरण नहीं होती है। अब इसके अलावा मित्रों एक चीज़ और, कि जो भाषाएं हैं वो आपस में संबंधित नहीं होती है, जबकि बोलियां होती है वो आपस में क्या होती है, अंत संबंधित होती है। अंत संबंधित होती है कैसे, जैसे एक व्यक्ति, मान लीजिए अपन उदाहरण के द्वारा समझे कि अंग्रेजी भाषा का है और दूसरा व्यक्ति हिंदी वाला है,